हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम करेंगे हमारे हिटलर वाले चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक, नाज़ियों का विश्व दृष्टिकोण। नाज़ियों ने जो अपराध किए वे खास तरह की मूल्य मान्यताओं, एक खास तरह के व्यवहार से संबंधित थे। यानी इन्होंने पूरा जो भी किया था, जो भी अपराध किए थे, उनको कुछ मान्यताओं के आधार पर इन्होंने उनको रखा। ये इन मान्यताओं के आधार पर ये लोग गलत नहीं कर रहे हैं अपनी सफाई में। नाज़ी विचारधारा हिटलर के विश्व दृष्टिकोण का पर्यायवाची माना गया है। यानी इस समय इन्होंने इस विश्व दृष्टिकोण में सभी समाजों को बराबरी का हक नहीं दिया था। यानी हम कहें कि इन लोगों ने सभी समाज जो थे उनको इक्वल राइट्स नहीं दिए गए थे। इस नज़रिए से हम कहें कि जो आपका बॉलैंड है, नीली आँखों वाले लोग हैं, या हम कहें कि जर्मन आर्य हैं, सबसे ऊपर रखे गए और इसमें यहूदी सबसे निचले पायदान पर आते थे। यहूदियों को नस्ल विरोधी यानी आर्यों का कट्टर शत्रु माना जाता था। यानी ये लोग अपने आप को आर्य लोगों के साथ में कंपेयर करते थे और ये मानते थे कि आर्य लोग ही जो हैं वो सबसे ऊपर रहे जाएंगे। यहूदियों को नस्ली विरोधी यानी आर्यों का कट्टर दुश्मन माना जाता था। बाकी तमाम समाजों को उनके बाहरी रंग रूप के हिसाब से जर्मन आर्य और यहूदियों के बीच रखा गया था। यानी रंग के हिसाब से जो है इन्होंने ये अपना क्लासिफिकेशन जो है वो डिवीज़न जो है वो शुरू कर दिया था। हिटलर की नक्सली सोच चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर जैसे विचारकों के सिद्धांतों पर आधारित थी। ये दो जो है इनके साइंटिस्ट थे, विचारक थे। इनके सिद्धांतों के आधार पर ही हिटलर ने जो ये सोच बनाई थी नक्सली, ये इसने लागू की। डार्विन प्रकृति विज्ञानी थे और जिन्होंने विकास और प्रकृति की चयन की अवधारणा के जरिए पौधों और पशुओं की उत्पत्ति की व्याख्या का प्रयास किया था। यानी ये एक ऐसे साइंटिस्ट थे जो ये मानते थे कि पौधे और पशु जो है वो किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग खुद को ढाल लेते हैं। तो ये ही चीज़ उन्होंने मनुष्य पर भी लागू की। बाद में हर्बर्ट स्पेंसर ने अतिजीवितता का सिद्धांत जो है वो सामने दिया, जो सबसे योग्य माना गया है, वही जिंदा बचेगा, यह विचार दिया। इस विचार का मतलब यह था कि जो प्रजातियां बदलती हुई वातावरणीय परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल सकती हैं वही पृथ्वी पर जिंदा रह सकती हैं। यानी ये जो वैज्ञानिक थे ये ऐसा मानते थे कि जो व्यक्ति जिस तरह का क्लाइमेटिक कंडीशन उसे मिल रहा है और उसकी बॉडी उसके अकॉर्डिंग ढल जाती है तो वही व्यक्ति जिंदा रहेगा। यहाँ हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि डार्विन ने चयन के सिद्धांत को एक विशुद्ध प्राकृतिक प्रक्रिया कहा था। उसने इंसानी हस्तक्षेप की वकालत कभी नहीं की थी। यानी उसने ये चीज़ें जो हैं वो किस चीज़ के लिए कही थी? प्रकृति के लिए कही थी, पेड़ पौधों के लिए और जानवरों के लिए कही थी। लेकिन हिटलर ने इस चीज़ को इंसानों पर लागू किया। लेकिन नक्सलवादी विचारकों और राजनेताओं ने पराजित समाजों पर अपने साम्राज्यवादी शासन को सही ठहराने के लिए डार्विन के विचारों का सहारा लिया। यानी इन लोगों ने डार्विन को जो है वो ढाल बनाकर अपने विचार जनता पर लादने की कोशिश की। नाज़ियों की दलील बहुत सरल थी, जो नस्ल सबसे ज़्यादा ताकतवर है वह जिंदा रहेगी। यानी इन्होंने कहा कि जो लोग सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं वही जिंदा रहेंगे, बाकी सब मर जाएंगी। कमज़ोर नस्लें खत्म हो जाएंगी। आर्य नस्ल जो है उनको इन्होंने सबसे सर्वश्रेष्ठ माना था। सर्वश्रेष्ठ है, उसमें उसे अपनी शुद्धता बनाए रखनी है, ताकत हासिल करनी है और दुनिया पर वर्चस्व कायम करना है। हिटलर ने ये भी विचारधारा का दूसरा पहलू हम कहें कि लेबरस्ट्रॉन्स या जीवन परिधि की भू राजनीतिक अवधारणा से संबंधित था। वह ये मानता था कि लोगों को बसने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों पर कब्जा करना ज़रूरी है। यानी वो ये मानता था कि अगर मैं जितने क्षेत्र में अपना कब्जा कर लूँगा उतने ही क्षेत्रों में मैं अपने खुद के लोगों को बसा सकता हूँ। इससे मातृ देश के क्षेत्रफल भी बढ़ेगा। यानी कि जो इनका खुद का देश होगा उसके जो क्षेत्रफल है वो इससे बढ़ जाएगा। नए इलाके में जाकर जो बसने वालों में अपने जन्म स्थान के गहरे रंग संबंध बनाए रखने में मुश्किल भी पेश नहीं आएगी। यानी जो इलाकों में ये खुद के लोगों को भेजेगा, अपने राष्ट्र के लोगों को वहाँ बसने के लिए भेजेगा, तो जब वहाँ खुद उनको अपने जैसे ही लोग मिलेंगे तो उनको भी वहाँ पे ज़्यादा समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। हिटलर की नज़र में जर्मन राष्ट्र के लिए संसाधन और बेहिसाब शक्ति इकट्ठा की जा सकती थी। यानी यही एक तरीका था जिसके आधार पर वो बेहिसाब शक्ति और हम कहें कि संसाधन जो है वो जुटा सकता था। पूर्व में हिटलर जर्मन सीमाओं की ओर फैलाना चाहता था ताकि सारे जर्मनों को भौगोलिक दृष्टि से एक ही जगह इकट्ठा किया जा सके। पोलैंड इसी धारणा की पहली प्रयोगशाला बना। यानी पोलैंड जो है उसको इन्होंने अपना एक प्रयोगशाला बनाया जहाँ पर इन्होंने इस चीज़ को लागू किया और पोलैंड में किस तरह से इन्होंने नक्सलीवाद जो है उसकी स्थापना की ये हम देखते हैं।
तो सत्ता में पहुंचते ही नात्सियों ने शुद्ध जर्मनों के विशिष्ट नस्ली समुदाय की स्थापना के सपने को लागू करने की कोशिश की। सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि जर्मन का विस्तार करना शुरू कर दिया। साम्राज्य में मौजूद उन समाजों या नस्लों को खत्म करना शुरू किया जिन्हें वे अवांछित मानते थे, यानी जिन लोगों को ये नहीं मानते थे कि ये आर्य हैं या ये हमारे बराबर के हैं, उनको खत्म करना शुरू किया। नात्सी शुद्ध और स्वस्थ नार्डिक आर्यों का समाज बनाना चाहते थे, यानी ये एकदम सिर्फ और सिर्फ आर्य लोगों का ही समाज बनाना चाहते थे। अपनी ही नस्ल का जो समाज है उसको बनाना चाहते थे। उनकी नज़र में केवल ऐसे ही लोग वांछित थे, केवल ये ही लोग थे जिनकी तरक्की और वंश विस्तार के योग्य माना जा सकता था, बाकी सब अवांछित लोग थे। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ऐसे जर्मन को भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं है जिन्हें नात्सी अशुद्ध या असामान्य मानते थे। यूथनेशिया हमने कहा कि जहां दया मृत्यु कार्यक्रम के तहत बाकी नात्सी अफसरों के साथ साथ हेलमुट के पिता भी असंख्य ऐसे जर्मनों को मौत के घाट उतारा था जिन्होंने मानसिक या शारीरिक रूप से अयोग्य मानते थे। यानी जो चैप्टर की शुरुआत में हमने पढ़ा था हेलमट के पिता के बारे में, तो वो भी एक नात्सी थे और उन्होंने बहुत से ऐसे जर्मन लोगों को मौत के घाट उतारा था जिनको नात्सियों ने जो है अयोग्य घोषित कर दिया था। केवल यहूदी ही नहीं थे जिन्हें अवांछितों की श्रेणी में रखा गया था, इनके अलावा भी कई नस्लें थी जो इसी नियति के साथ में अभिशप्त थी, यानी बहुत सी नस्लें थी। सिर्फ हम कहें कि यहूदी को ही इसमें शामिल किया गया था तो ऐसा नहीं था। जर्मनी में रहने वाले जिप्सियों इसमें शामिल थे। अश्वेतों की पहले तो जर्मन नागरिकता छीन ली गई और बाद में उन्हें मार दिया गया। रूसी और पॉलिश क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो वहाँ भी लोगों में मनुष्य को से कमतर माना गया, यानी उन लोगों को, रूसी लोग हैं, पॉलिश लोग हैं, तो उनको भी इन्होंने जो है इंसान नहीं माना। लोगों को भयानक परिस्थितियों में गुलामों की तरह काम पर झोंक दिया गया। उन्हें इंसानी बर्ताव के लायक नहीं माना जाता था। उनमें हम कहें कि बहुत सारे बेहिसाब काम के बोझ की तरह उनको बेचारों को भूख से या काम से उनको मार दिया गया। नात्सी जर्मनी में सबसे बुरा हाल यहूदियों जो थे उनका हुआ। यहूदियों के प्रति नात्सियों की दुश्मनी का एक आधार यहूदियों के प्रति ईसाई धर्म में मौजूद परंपरागत घृणा भी थी, यानी हिटलर जो है इन लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। ईसाइयों का आरोप था कि ईसा मसीह को यहूदियों ने ही मारा था। ईसाइयों की नज़र में यहूदी आदतन हत्यारे और सूदखोर थे, यानी ये लोग जो है दूसरों को मारने काटने की आदत रखते थे। मध्यकाल तक यहूदियों को ज़मीन का मालिक बनने की मनाही थी। ये लोग मुख्य रूप से व्यापार और धन उधार देने का धंधा किया करते थे और अपना गुजारा चलाते थे। वे बाकी समाज से अलग बस्तियों में रहते थे, यानी दूसरे समाज से अलग बस्तियां जो है इनकी होती थी, जिन्हें हम कहें कि घेटो नाम से जाना जाता था। नस्ल संहार के ज़रिए ईसाई बार बार उनका सफाया करते रहते थे। उनके खिलाफ जब तब हम कहें कि संगठित हिंसा की जाती थी तो उन्हें उनकी बस्तियों से खदेड़ दिया जाता था। लेकिन ईसाईयत ने उन्हें बचने का एक रास्ता भी दिया हुआ था कि वह धर्म परिवर्तन का रास्ता, यानी ईसाई लोगों से ये कहा गया कि अगर आप अपने धर्म को बदल लेंगे तो आपको जो है इस तरह से मारा नहीं जाएगा। आधुनिक काल में बहुत सारे यहूदियों ने ईसाई धर्म अपना लिया और जानते बूझते हुए जर्मन संस्कृति में ढल गए, यानी जो यहूदी लोग थे उन्होंने ईसाई धर्म को अपनाया और उसी जर्मन संस्कृति है उसमें ढल गए। लेकिन यहूदियों के प्रति हिटलर की जो घृणा थी वो ख़त्म नहीं हुई। वो ये मानता था कि धर्मांतरण जो है वो इसका सही रास्ता नहीं है। वो ये मानता था कि सिर्फ़ और सिर्फ एकमात्र तरीका क्या है कि अगर हम यहूदियों को पूरी तरह से ख़त्म करते हैं तो ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है ये ख़त्म हो जाएगा। 1933 से 38 तक नात्सियों ने यहूदियों को तरह तरह के से आतंकित किया, उनको डराया, उन्हें दरिद्र कर दिया, उनके जीविका के जितने भी संसाधन थे उनको छीन लिया और उन्हें दूसरे समाज से अलग थलग कर दिया। यहूदी देश छोड़कर जाने लगे और 39-45 के अंदर हम कहें कि दूसरे दौर के यहूदियों को कुछ खास इलाकों में इकट्ठा करने लगे ये लोग और अंततः पोलैंड में ऐसे गैस चैम्बर बनाए गए जिनमें रणनीति के द्वारा उन गैस चैम्बरों में इन लोगों को मार दिया गया। नस्ली कल्पना लोग। युद्ध के साय में नात्सी अपने कातिलाना नक्सलवादी कल्पना लोग आदर्श विश्व का निर्माण करने लगे, यानी इन्होंने जो स्वप्न देखा था उसको ये पूरा करने की होड़ में लग गए। जनसंहार और युद्ध एक ही सिक्के के दो पहलू माने जाने लगे। पराजित पोलैंड को पूरी तरह तहस नहस इन्होंने कर दिया। उत्तर पश्चिम पोलैंड का ज़्यादातर हिस्सा जो है उसको भी इन्होंने अपने जर्मनी में मिला लिया। पोलैंड के लोगों को अपने ही घर से और माल असाप छोड़कर भागने के लिए मजबूर इन लोगों ने कर दिया ताकि जर्मनी के कब्ज़े वाले यूरोप में रहने वाले जर्मनों को वहाँ लाकर बसाया जा सके। यानी इन्होंने पूरा प्लान किया कि यूरोप में जितने भी लोग
रह रहे हैं उनको, जर्मनों को ये क्या करें, यहाँ पे लाकर बसा सके पोलैंड के अंदर। इसके बाद पोलैंड वासियों को मवेशियों की तरह यानी गाय बकरियों की तरह, भेड़ बकरियों की तरह जो है खदेड़ कर जनरल गवर्नमेंट नामक एक दूसरे हिस्से में पहुँचा दिया। यानी जनरल गवर्नमेंट जो एक ऐसा हिस्सा बनाया गया जिसमें इन्होंने इस तरह के लोगों को रखा। जर्मन साम्राज्य में मौजूद तमाम अवांछित तत्वों को, यानी अवांछित तत्व क्या हैं, जिन लोगों को ये अपने अनुसार नहीं मानते थे, बुद्धिजीवियों को बड़े पैमाने पर मौत के घाट उतारा गया। यह पूरे पोलैंड के समाज को बौद्धिक और आध्यात्मिक स्तर पर गुलाम बनाने की चाल थी। यानी लोगों को जो है बिल्कुल बौद्धिक रूप से, आध्यात्मिक मोरल रूप से हम कहें कि गुलाम बनाने का इन्होंने पूरा प्लान किया। आर्य लगने वाले जो बच्चे हुआ करते थे, कि जो बच्चे मतलब जिनकी शक्ल हम कहें कि आर्य जैसी थी, तो उनको माँ बाप से छीन लिया जाता था और उसके बाद में उसका टेस्ट करवाया जाता था। तो उन्हें वे नस्ली जांच में कामयाब हो जाते, और अगर वो उस जांच में ये कामयाब हो जाता कि हाँ इसमें आयरन का कुछ अवशेष मिलते हैं, तो उसके बेसिस पे उनको छोड़ दिया जाता। और अगर उनमें कुछ नहीं मिलता, ऐसा अवशेष नहीं मिलते कि जिसमें हम कहें कि वो लोग जो है फुल फ्लैश जो है बिल्कुल आर्यन जैसे लगें, तो उन बच्चों को ये लोग क्या करते थे, अनाथ आश्रमों में भेज देते थे और उनको मार दिया जाता था। और वहाँ भी हम कहें कि विशालतम घाट ऐसे बनाए गए थे, गैस चैम्बर बनाए गए थे, जिसके अंदर यहूदियों को बड़े पैमाने पर इन्होंने मारने का काम किया था। तो आज के लिए इतना ही। हमारे अगले टॉपिक में हम इसमें जो है वो करेंगे, का नेक्स्ट टॉपिक है इसका नाज़ी जर्मनी में युवाओं की स्थिति। तो थैंक यू सो मच।